फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज जीने का संघर्ष। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में प्रवेश का आदेश दे दिया था। चारों ओर यह अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरदस्ती प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील के किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या मात्र 7 थी। सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील का किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन समाप्त हो चुके थे। बरसाई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। परंतु ये कदम भी काफी नहीं था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था।
केवल तीसरे स्टेट के लोग, जो कि जनसाधारण थे, ही कर अदा करते थे। वर्गों में बटा हुआ फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था और तृतीय स्टेट में जनसाधारण को शामिल किया गया। इसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर आदि आते थे। समस्त आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा करने के लिए बाध्य थे। उदाहरण के लिए, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद यानी धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। इसके अलावा तीसरे स्टेट के समस्त लोगों को सरकार को कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था, शामिल था। तीसरे स्टेट के लोगों को अनेक अप्रत्यक्ष करों का भी भुगतान करना होता था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोज उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकांश श्रमिक कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और अधिक खराब हो जाती थीं, जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। जीविका संकट से तात्पर्य उस चरम स्थिति से है जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? जीविका संकट के चक्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे। फसल के खराब होने पर अन्न की कमी होगी। अन्न की कमी से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होगी। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से गरीब वर्ग बढ़े हुए दामों पर पाव रोटी खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे। जब गरीब वर्ग पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो इसके 2 परिणाम सामने आएंगे। पहला, अन्न की कमी के कारण उनके शरीर
कमजोर हो जाएंगे। दूसरा, खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए दंगे होंगे। जहां एक ओर खाद्य दंगों में लोगों की मृत्यु से मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर महामारी के फैलने से भी मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर वृद्धि एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। यह जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में उन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज़्यां ज़ॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार होता था। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत फ्रांसीसी सम्राट अपनी इच्छा से कर नहीं लगा सकता था। कर लगाने के लिए सम्राट को स्टेट्स जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 175 वर्षों के बाद 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए
स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 1600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, महिलाओं एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनके शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि इस बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे उदाहरण के रूप में रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध व्यक्त करते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून 1789 को ये प्रतिनिधि बरसाए के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। उन्होंने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। यह शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी जाती है। इनका नेतृत्व मिराबेओ और आबेसिये ने किया। मिराबेओ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और बरसाए में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है नामक एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पैम्फलेट लिखी। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। भयंकर सर्दी के कारण फसल नष्ट होने से पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थीं। बेकरी मालिकों ने जमाखोरी प्रारंभ कर दी। दूसरी ओर सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। भीड़ ने क्रोधित होकर 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने किराए पर लठैतों, लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को नष्ट करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत से कुलीनों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर
अब संविधान का नियंत्रण होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। धार्मिक कर खत्म कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार को प्राप्त हुई। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियों के केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। 25 वर्ष से अधिक आयु वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, यानी जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त था, का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और समस्त महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। फ्रांस का संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ प्रारंभ हुआ था। जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार आदि को नैसर्गिक आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वो प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राज्य से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को
यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजर द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलस के स्वयं सेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर शामिल होते थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामकारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस यानी घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को सॉ कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका आर्थिक शब्द होता है बिना घुटनने वाला। सॉ कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर 10 अगस्त को ट्यूलेरिये के महल पर हमला कर राजा को बंधक बना लिया। असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र सरकार का वो रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। शीघ्र ही रानी
मैरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ, आतंक राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की नीति अपनाई। उसने गणतंत्र के शत्रुओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। गणतंत्र के शत्रुओं में शामिल थे कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, रोबेस्पियर से असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य आदि। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सियोर यानी महाशय एवं मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी एवं महिलाओं को सितोयेन यानी नागरिक एवं सितोयीन यानी नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या कार्यालय बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न लोग के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के अंतर्गत संपत्तिहीन वर्ग को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका यानी डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि शेष यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाएं प्रारंभ से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें यह आशा थी कि उनकी भागीदारी
क्रांतिकारी सरकार को उनकी जीवन दशा सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने हेतु प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल एवं सब्जियों की बिक्री अथवा संपन्न लोगों के घरों में काम करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं थे। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, कतार में लगकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख करना आदि। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों का पक्ष रखने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब मौजूद थे। इनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर था। उनकी एक प्रमुख मांग यह भी थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुईं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। विवाह को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के अंतर्गत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे-मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद किया, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी भी दी गई। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों की प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त कर लिया। दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडेलोप और सेन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के प्रमुख यानी महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। यूरोप के लोग अपरिचित एवं दूर के देशों में जाने एवं काम करने के इच्छुक नहीं थे। इसका तात्पर्य था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार का प्रारंभ 17वीं सदी में हुआ। फ्रांसीसी व्यापारी अफ्रीकी दासों को खरीदकर उन्हें कैरिबियाई देशों के बागान मालिकों को बेच देते थे। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए।
18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई, लेकिन अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया। परंतु 10 वर्षों के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नेग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 से बाद के सालों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास किया। बास्तील के पतन के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत समस्त लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपे हुए चित्रों की बाढ़ आ गई, जहां से वो तीव्र गति से गांव देहात तक जा पहुंचे। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता एवं न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जोड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। सारांश: सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। उसने पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए और उनकी सत्ता अपने वंश के लोगों को सौंप दी। नेपोलियन स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। प्रारंभ में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद भी थी, परंतु शीघ्र ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसके मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया।